नमस्कार, न्यूज़आवर के खास कार्यक्रम नेशनल वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। हम इस कार्यक्रम में करते हैं देश के गंभीर मुद्दों पर विद्वानों से चर्चा। आज चर्चा का विषय है दिल्ली शराब नीति पर आई कैग रिपोर्ट। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल वॉइस। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने विवादित आबकारी नीति बनाते समय नियम कायदों को नजरअंदाज कर दिया, जिससे सरकारी खजाने को 2026 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। यह खुलासा कैग की रिपोर्ट में सामने आया है। आज इस कार्यक्रम में जानेंगे कि कैग रिपोर्ट में क्या है खास और साथ ही पार्टियों का क्या कुछ है कहना। पच्चीस फरवरी को महालेखा परीक्षक यानी कि कैग की 14 लंबित रिपोर्ट पेश की गई। ये रिपोर्ट्स पिछले आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल 2017 से 2022 से संबंधित है और इन्हें बीजेपी की नई सरकार ने सदन में लाने का फैसला किया। इन 14 रिपोर्ट्स में दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों और नीतियों की वित्तीय और प्रदर्शन जांच शामिल है। इनमें से 4 रिपोर्ट्स दिल्ली सरकार के नियंत्रक लेखा द्वारा तैयार की गई है। वित्तीय और विनियोग खाते हैं जो 2021-22 और 2022-23 के हैं। बाकी 10 रिपोर्ट्स कैग द्वारा तैयार की गई है जो विभिन्न क्षेत्रों की ऑडिट करती है। आइए इन रिपोर्ट्स पर नजर डालते हैं। राज्य वित्त ऑडिट रिपोर्ट दिल्ली सरकार की आय व्यय और राजस्व स्थिति की यह जांच रिपोर्ट है, जिसमें राज्य की वित्तीय स्थिति के बारे में बातें की गई हैं। उसमें लेखा प्रस्तुत किया गया है। दूसरा है वाहन प्रदूषण ऑडिट रिपोर्ट। दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने के उपायों पर हुए खर्च की रिपोर्ट पेश की गई है, यानी कि इसमें कितना खर्च हुआ है दिल्ली के वायु प्रदूषण पर, यह सारी चीजें हैं। शराब नीति और आपूर्ति पर ऑडिट। आपको बताएं कि अब रद्द हो चुकी शराब नीति से 2026 करोड़ रुपए के राजस्व नुकसान का दावा है। लाइसेंस देने में जो है इसमें अनियमितताएं भी बरती गई हैं और कथित तौर पर कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के आरोप की रिपोर्ट भी सामने आई है। तो आपको बता दें कि जो लाइसेंस की नीति थी देने की, उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं। शीश महल मुख्यमंत्री आवास नवीकरण। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के नवीकरण पर 33.66 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जो मूल बजट 7.61 करोड़ का है। इससे 342% अधिक था। बजट से अधिक खर्च और पारदर्शिता की कमी पर सवाल इस रिपोर्ट में खड़े हो सकते हैं। वहीं सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचा और सेवाएं जो हैं, मोहल्ला क्लिनिक और अन्य स्वास्थ्य योजनाओं में फंड के उपयोग और खर्च की ऑडिट रिपोर्ट भी सामने आने की संभावना है। वहीं दिल्ली परिवहन निगम डीटीसी का कामकाज जो है वो डीटीसी के वित्तीय घाटे पहले 29,143 करोड़ रुपए तक का उल्लेख है और प्रबंधन में खामियों की समीक्षा और बस की खरीद और परिचालन दक्षता पर सवाल खड़े हो सकते हैं। इस वित्तीय रिपोर्ट, ये जो कैग की रिपोर्ट है, वित्तीय और विनियोग खाते जो हैं दिल्ली सरकार के नियंत्रक लेखा द्वारा तैयार बजट उपयोग की वैधानिकता और सटीकता की जांच रिपोर्ट भी इसके अंतर्गत है। वहीं बात अगर जो शिक्षा विभाग की करें तो शिक्षा विभाग की ऑडिट रिपोर्ट स्कूलों के बुनियादी ढांचे, शिक्षकों की भर्ती और शिक्षा योजनाओं में बजट उपयोग की समीक्षा रिपोर्ट भी इसके अंतर्गत है। वहीं अगर जो बात करें सामाजिक क्षेत्र की योजनाएं तो मुफ्त बिजली, पानी, सब्सिडी और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की प्रभावशीलता और वित्तीय प्रबंधन की रिपोर्ट भी इसके अंतर्गत है। वहीं अब अगर जो बात करें आर्थिक क्षेत्र की परियोजनाएं तो जिसमें बुनियादी ढांचा परियोजनाओं जैसे सड़क, पुल में खर्च और कार्यान्वयन की जांच रिपोर्ट भी। सब बात करें सार्वजनिक उपक्रमों की ऑडिट की तो दिल्ली सरकार के
स्वामित्व वाली कंपनियों या संस्थाओं की वित्तीय स्थिति और प्रदर्शन की रिपोर्ट भी सामने आई है। सामान्य क्षेत्र की अगर जो बात करें ऑडिट की, तो प्रशासनिक खर्च और अन्य सामान्य गतिविधियों की समीक्षा रिपोर्ट भी पेश की गई है। बात अगर जो पर्यावरण और अन्य प्रदर्शन ऑडिट की करें, तो प्रदूषण के अलावा अन्य क्षेत्रों जैसे कचरा प्रबंधन में सरकारी नीतियों के कार्य कैसे हुए, इसे लेकर भी रिपोर्ट सामने आए हैं। तो ये तमाम रिपोर्ट सामने आए हैं। इस रिपोर्ट को जब दिल्ली विधानसभा में पेश किया जा रहा था, तो उस समय दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने क्या कुछ कहा और उसके बाद दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने क्या कुछ कहा, आइए पहले इसको भी सुन लेते हैं। दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। इस रिपोर्ट में 8 चैप्टर हैं। उस 8 चैप्टर में से पहले 7 चैप्टर 2017 से 2021 के दौरान जो दिल्ली की ओल्ड एक्साइज पॉलिसी थी, उसकी ऑडिट रिपोर्ट है। उस पॉलिसी की खामियां हैं, उस पॉलिसी में क्या क्या करप्ट प्रैक्टिसेस थी, उनको उजागर किया गया है। और एक चैप्टर जो दिल्ली सरकार द्वारा लाई गई न्यू एक्साइज पॉलिसी थी, उस पर है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने लगातार बार बार ओल्ड एक्साइज पॉलिसी में हो रहे भ्रष्टाचार को दिल्ली वालों के सामने रखा। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने बार बार उजागर किया कि किस तरह से ओल्ड एक्साइज पॉलिसी में ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, किस तरह से ओल्ड एक्साइज पॉलिसी में हो रहे भ्रष्टाचार की वजह से, ब्रांड पुशिंग की वजह से लगातार हरियाणा से, यूपी से स्मगल होके शराब दिल्ली में आती रही। और आज आम आदमी पार्टी सरकार की इस बात पर सीएजी की इस रिपोर्ट ने मोहर लगा दी है। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। संजय सिंह जी, नेता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक दिनेश सिंह गेट जी हमारे साथ उपस्थित हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। आम आदमी पार्टी से भी हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ेंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत करेंगे बीजेपी से। संजय सिंह जी, दिल्ली की जो शराब नीति केस पर की रिपोर्ट आई है, उसमें ये दिखाया गया है कि 2026 करोड़ रुपए का इसमें नुकसान बताया गया है। लेकिन आम आदमी पार्टी का रुख कुछ अलग ही है। क्या लगता है कि इसमें नियमों का जो कई रिपोर्ट में ये दिखाया गया है, लाइसेंसिंग में अनियमितता और थोक विक्रेताओं का लाभ, मार्जिन भी बढ़ाने की बात इसमें कही गई है। साथ ही साथ कैबिनेट और उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना ही निर्णय लिए गए हैं। इन सब खामियों को देखते हुए क्या लगता है कि अब आम आदमी पार्टी पर जो बीजेपी की सरकार है वो किस तरह से बरसेगी? देखिए देवेंद्र जी, आपको और हमारे जो साथ में राजनीतिक विश्लेषक है मनीष अग्रवाल जी, दिनेश सिंह जी, दिनेश सिंह जी जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबका नमस्कार। देखिए दिनेश जी, देवेंद्र जी, सॉरी मैं आज थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ नाम लेने में, कोई बात क्षमा करेंगे। जी जी, हाँ जी जी, कोई बात नहीं। देवेंद्र जी, सवाल ये उठता है, जो व्यक्ति
केजरीवाल जैसा व्यक्ति जो अन्ना के आंदोलन से, जो मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की सरकार में जो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा थी, उसके खिलाफ आंदोलन एक खड़ा करके अन्ना के कंधे पर चढ़ के अपनी इमेज बिल्डअप की केजरीवाल ने कि हम ईमानदार हैं, ईमानदार है, हमसे बड़ा कोई ईमानदार नहीं है। कट्टर ईमानदार केजरीवाल ने जी कट्टर ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार। हाँ, कट्टर ईमानदार है। मतलब हम ईमानदारी का एक कहते हैं सूरज है, हमारे आगे सब बेकार है। तो उस तरह की एक इमेज बिल्ड करके बड़ा आम आदमी टाइप का नाटक किया उन्होंने। बटन भी ऊपर नीचे बंद करना, शर्ट भी ढीली डाली, चप्पलें भी अजीब टाइप की, मतलब पूरा एक उन्होंने ड्रामा रचा कि हम देखिए बहुत ईमानदार आम आदमी है। और लेकिन समय की मार जैसे कहते हैं ना, वो बहुत तगड़ी होती है। और ये जो चुनाव जीते केजरीवाल ने नाटक करके और फ्रीवीज बांटकर, उसके बाद अहंकार बिल्कुल ऑथोरिटेरियन उसमें चले गए, तानाशाही वाले रवैये में, और अहंकार इतना सिर चढ़ के बोलने लगा कि मोदी जी तक को कहने लगे कि इस जन्म में आप मुझे नहीं हरा सकते, दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। जहां इस तरह का एक ऑथोरिटेरियन तानाशाही वाली सोच डेवलप हो जाए तो ऐसे व्यक्ति फिर कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे सफाई का मामला हो, चाहे यमुना जी को हो, जितने भी आपने अभी ओपनिंग रिमार्क पे सब जितने सुनाए हैं, बताए हैं, सब वो ये समझते थे कि ये तो दिल्ली का बादशाह तो मैं हूं। वो कहते थे कि हमें तो कोई हटा नहीं सकता है, तो जितने भी पाप कर्म हम करेंगे, बेईमानी करेंगे, हमें कौन एक्सपोज करेगा। लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाले की छड़ी डंडे में बड़ी तगड़ी मार होती है, और जनता जनार्दन उसका एक विराट स्वरूप है। तो जनता ने निर्णय कर दिया, केजरीवाल को बता दिया कि आपका ये नाटक जो भ्रष्टाचार के नाम पर आपने सब किया है, पाप किए हैं, इसका दंड आपको मिलेगा। और सबसे बड़ा दंड तो केजरीवाल को जनता ने यही दिया कि सत्ता से हटा दिया और केजरीवाल हार गए। इससे बड़ा दंड और क्या हो सकता है। बाकी सब कानूनी प्रक्रियाएं हैं निश्चित रूप से, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का एक है पहले से स्टैंड कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, तो वो उनका रहेगा। जनता के पैसे को बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। और अब आगे न्यायपालिका किस तरह से इन त्वरित कार्रवाई के लिए क्या करती है, लेकिन सरकार पूरी कटिबद्ध है इस भ्रष्टाचार को एक्सपोज करने के लिए और भ्रष्टाचारियों को दंड दिलाने के लिए। दंड अवश्य मिलेगा इन लोगों को। ये एक्सपोज हो चुके हैं। इनसे बड़ा राजनीतिक मतलब कहा ना जाए कि राजनीतिक शुतुरमुर्ग नहीं मिलेगा भारतीय राजनीति में। जी जी, एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर एग्जाम्पल है केजरीवाल, राजनीतिक शुतुरमुर्ग है ये पूरे। जी जी, तो जनता इनको अब समझ चुकी है, इनकी शुतुरमुर्गी चाल, ये एक्सपोज हो चुके हैं। और रहा सहा इनका जो शीश महल है, उसने तो इनका बिल्कुल बंटाधार कर दिया। और इनकी स्थिति वो हो गई जो मुगल हम लोग इतिहास से पढ़ते हैं, जिनकी बादशाहत कायम थी, जो सोचते थे कि हमारी बादशाहत को कौन उखाड़ पाएगा। आज उनके खानदान के लोग कलकत्ता में चाय और घाट टट्टर में अभी देखा था हम लोगों ने, झोपड़ियों में रह रहे हैं। तो वो स्थिति इन लोगों की बनने वाली है। इनका जितना ऐश करना था, जितनी लूट करनी थी, वो हो चुकी है। अब इनको दंड मिलने का समय आएगा। ठीक है, इनको दंडित जनता ने कर दिया है, आगे न्यायपालिका करेगी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुकी हैं, परमिंदर कौर जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जरूरत आपकी ही थी, क्योंकि कैग रिपोर्ट जो आई है वो आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती। जो इसमें मूल बजट है 7.61 करोड़ का, उससे जो खर्च हुए हैं रिनोवेशन में, सीएम आवास यानी कि जिसको बीजेपी शीश महल कहती है, वो मूल बजट से 342% अधिक खर्च हुए हैं। इसमें पारदर्शिता की कमी दिखती है। कैसे हुआ ये? इस कैग रिपोर्ट को आप क्या कहेंगी? धन्यवाद देवेंद्र जी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वहाँ एलजी की मर्जी के बिना एक भी फाइल ना आगे बढ़ सकती है, ना ही पास हो सकती है। तो जितने भी खर्चे हुए,
आप जिसको वो शीश महल का नाम देते हैं, वो सब एक कोई भी अवैध तरीके से कुछ भी नहीं हुआ। सभी चीजों की फाइल चलेगी, सभी चीजों का अप्रूवल हुआ, तब क्यों नहीं सवाल उठाया गया? एलजी की मर्जी के बगैर तो दिल्ली में एक पत्ता भी नहीं हिलता। नहीं, कई रिपोर्ट में अगर जो शराब नीति की बात कर लें, नहीं परमिंदर शराब जी, नीति, अच्छा ठीक है जी परमिंदर जी, अगर जो शराब नीति की बात कर लें तो उसके भी हमारे सामने जो कुछ सामने कई रिपोर्ट है, उसमें लिखा गया है कि कैबिनेट और उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना भी निर्णय लिए गए हैं। अब भले ही अब शीश महल वाले मामले में न लिए गए हों, लेकिन शराब नीति वाले मामले में लिए गए हैं। इसका क्या मतलब समझे हम? जी सुनिए, देखिए शराब नीति जो थी उसमें एक एक्सपेक्टेड रिटर्न थी, एक प्रॉफिट थी 8,900 करोड़ तकरीबन तक की। उसमें उन्होंने 6,000 तक का, 6,000 समथिंग, आई थिंक एग्जैक्ट फिगर क्या है मैं आपको बता देती हूँ। एक्सपेक्टेड रिटर्न था उससे 8,911 करोड़ का। एक्चुअल रिटर्न जो आया, रेवेन्यू आया 6,830 करोड़ का। तो ये जो गैप है 2,000 करोड़ का, तो कैग में ये मेंशन किया गया कि ये 2,000 करोड़ का नुकसान हुआ सरकार को। पर आपको समझना पड़ेगा, ये नीति पूरी तरह लागू नहीं होने दी गई। 3 कारण थे जिनकी वजह से ये नीति पूरी तरह से लागू नहीं हुई। एक थे एलजी, सीबीआई और ईडी। तो आप अगर पुरानी रिपोर्ट्स देखें तो उसमें आप पाएंगे कि मैक्सिमम प्रॉफिट जो आपको इस नीति से पिछली सरकारों को हुआ था, वो 4,000 करोड़ समथिंग प्रॉफिट था। यानी कि जो पहली नीति थी उससे अगर जो इसकी तुलना करें तो उससे 4,000 करोड़ रुपए ज्यादा का प्रॉफिट था। आपके कहने का तात्पर्य ये है। चलिए, हमारे साथ हमारी आवाज परमिंदर जी तक नहीं पहुंच पा रही है। दिनेश सिंह गेट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी दिनेश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो चलिए, कुल मिलाकर के अगर जो देखा जाए तो इस समय थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई है। तो हम आपको बता दें कि कैबिनेट और उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना भी निर्णय यहाँ पर कैग की रिपोर्ट ये दिखाती है कि नीति से जुड़े, शराब नीति से जुड़े जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, वो फैसले जो हैं उपराज्यपाल की आवश्यक मंजूरी के लिए नहीं लिए गए। और बिल्कुल, और उसमें जो है अगर जो ये देखा जाए कि जो शीश महल की बात अभी हम लोग जो कर रहे थे, अभी हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए थे उनसे जो हम चर्चा कर रहे थे, तो शीश महल की चर्चा हो रही थी। शीश महल यानी कि जो सीएम आवास है, सीएम आवास ही हम कहेंगे उसको, उसमें 33 यानी कि 33 करोड़ 66 लाख रुपए खर्च हुए थे, जो कि जो बजट आता है 7 करोड़ 61 लाख का, उससे 342% अधिक कैसे खर्च हो गया, ये भी एक सवाल है। तो ये कैग रिपोर्ट में ये चीजें सामने आई हैं। जैसा कि शराब नीति के बारे में अभी परमिंदर कौर जी ने समझाया कि जो नई नीति थी वो पुरानी नीति से अगर जो उसकी तुलना की जाए और उसकी आय व्यय से तुलना की जाए तो 4,000 करोड़ का ज्यादा के आय हुए हैं, तो हम फायदे में हैं। लेकिन कैग रिपोर्ट ये कहती है कि 2,026 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान हुआ है। दूसरी बात यह भी आम आदमी पार्टी अभी कह रही है कि जो भी ये कैग रिपोर्ट आया है, वास्तव में जो शराब नीति लागू की गई थी उसको पूरा होने ही नहीं दिया गया, तो उसे पूरा होने ही नहीं दिया गया। अब पुनः यही हमारी जो आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं यही बात कह रही थी। एक बार पुनः हमारे साथ जो है ये दोनों मेहमान जुड़ गए हैं, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। तो परमिंदर जी, हम आपके पास ही आना चाहेंगे, उसी बात को आगे बढ़ाएंगे कि शराब नीति की बात आपने की कि पुराने और नए की बात आपने कर ली है कि अगर जो पुरानी नीति की बात करें और नई शराब नीति की बात करें तो जो आय हुई है 4,000 करोड़ समथिंग के से ज्यादा हुई है
पुरानी नीति से, आपने ये बताया, चलिए ठीक है। लेकिन एक बात और भी बता दीजिए, उसके बाद दिनेश सिंह जी के पास जाएंगे अब, कि ये 342% ज्यादा, यानी कि जो मूल बजट है उससे ज्यादा खर्च कैसे हो गया, और ये पैसे आए कहां से, ये भी सवाल है। कैग की रिपोर्ट में है, शीश महल की हम बात कर रहे हैं, इसको भी समझाइए आप। देखिए, जहां तक अभी शराब नीति की आप बात कर रहे थे, उसमें हर बोतल में जो भाजपा के लोगों थे उनको रेवेन्यू जो होता था पर बॉटल के हिसाब से दिया जाता था, वो हटाया गया। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा दुखदाई यही रहा पार्टी के लिए कि ये जो फॉर्मूला था जिसमें सरकार का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता था इसमें शराब की खरीद फरोख्त में, वो कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी, अब क्या है कि रिपोर्ट में डिटेल में पढ़ें तो आप पाएंगे कि कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी की बात हुई, गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट मिनिमम हो इसकी बात हुई, उसमें कोई ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो इसको इंश्योर किया गया। हाँ, अगर एक तय जो हमारा रेवेन्यू था वहां तक हम पहुंच नहीं पाए तो उसके लिए बहुत सारे कारण हैं और सभी को पता है वो कौन से कारण है। सरकार को फंक्शन नहीं करने दिया गया, उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं करने दिया गया, सीबीआई ने FIR दर्ज कर दी, तो बहुत सारे ऐसे कारण थे जिसको ये पूरा करने में हम असमर्थ रहे। देखिए, भाजपा को कोई चुनावी मुद्दा मिल नहीं रहा था। एक इतनी भारी बहुमत के साथ जीती हुई सरकार को कैसे गिराया जाए, उसको वो समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने अपनी उनकी जो भाजपा के पास जितने ऑपरेशन लोटस के जितने भी उनके कार्यक्रम होते हैं जो वो करते हैं वो करने में वो असफल हो रहे थे। तो कुल मिला के उनको एक मुद्दे की तलाश थी और ऐसे मुद्दे को जरूरत से ज्यादा जिसको उसको कहते हैं ना कि इतना उछालना कि वो मुद्दा इतना बड़ा बन जाए जो राई का पहाड़ बनाना। आप सोचिए, इतने बड़े बड़े मुद्दे देश के सामने हैं। अब कल देखिए, स्टॉक मार्केट में कहते हैं लास्ट 30 सालों में इतनी गिरावट नहीं आई, लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया। क्या कोई भी न्यूज चैनल उस पर बैठ के डिस्कशन कर रहा है? क्या सरकार से सवाल उठाए जा रहे हैं? क्या कभी हमारे देश के इतिहास में हमारे जो भी अवैध रूप से भी भारतीय गए हो, क्या हथकड़ियां और नहीं, उसकी बात बाद में कर लेंगे, उस पे हमने अलग से डिबेट कर लिया है जी। बेहतर है कि जो शीश महल की जो बात हो रही है कि 342% अधिक मूल बजट से, आप भी भाजपा की लैंग्वेज में क्यों बोल रहे हैं? शीश महल क्यों? आप उसको सीएम आवास बोलिए। हम सीएम आवास ही कहते हैं। चलिए, हमें माफ कीजिए, नहीं, हमें माफ कीजिए ना, हम माफी मांगते हैं, अपना शब्द वापस लेते हैं, सीएम आवास कहते हैं उसे, ठीक है। हम बीजेपी की भाषा नहीं बोलेंगे, हम अपना शब्द वापस लेते हैं। ये सीएम आवास जो है ये 342% अधिक कैसे खर्च हो गए, ये समझाइए। आपने शराब वाला समझा दिया, वो हमारे समझ में आ गया, लेकिन ये समझाइए जी। देखिए, ये मुझे भी अभी इसकी पूरी डिटेल ये जानकारी नहीं है कि रिपोर्ट की मैं पूरा समझा पाऊँ, पर ये मुझे पता है कि कोई भी चीज, ये एक एलजी ऊपर बैठे हुए हैं, हर फाइल को एलजी ने अप्रूव किया है, उनकी अप्रूव नहीं, कैग रिपोर्ट में ये बात आई है कि कई मामलों में एलजी की सहमति और कैबिनेट की निर्णय भी नहीं लिए गए। तो क्या हम इस कैग रिपोर्ट को झूठा माने और आपको सच्चा माने? कैग रिपोर्ट तो ये भी आई थी कि जो द्वारका नेशनल हाईवे उस पर पर स्क्वायर किलोमीटर जो रोड का कंस्ट्रक्शन हुआ, कितना ज्यादा खर्च हुआ, राम मंदिर के उसमें कितना गलत हुआ। तो क्या कैग रिपोर्ट को इतनी सीरियसली और इसके ऊपर कोई एक्शन लिया भाजपा सरकार ने? ऐसी रिपोर्ट जो उनकी सरकार को कटघरे में खड़ा करती हैं, क्या उस पर निर्णय लिए गए? क्या उस पर डिस्कशन हुए? मेरा ये सवाल है भाजपा से। चलिए ठीक है, आप भाजपा से सवाल कर रही हैं, अब आपका अधिकार है, लेकिन हम अब चलेंगे दिनेश सिंह गेट जी की तरफ, क्योंकि जो बातें हमारे समझ में नहीं आई हैं हम दिनेश सिंह गेट जी से समझेंगे और अपने दर्शकों को समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझाइए, क्योंकि दिनेश जी, कि जो ये 342% अधिक मूल बजट से ये सीएम आवास के रिनोवेशन में खर्च हो गए, ये कैसे हो सकता है? कैग रिपोर्ट में ये चीजें हैं, कैसे हो सकता? हमारे समझ से परे है, आप जरा मुझे समझाने का प्रयास करेंगे। और जी, एलजी की रिपोर्ट, एलजी की बात परमिंदर जी कह रही हैं कि हर चीज एलजी के पास फाइल जाती थी, उनके साइन के बगैर
कुछ भी निर्णय नहीं लिए जाते थे, जबकि अगर जो शराब वाले मामले में देखा जाए तो वहां भी कैग रिपोर्ट कह रही है कि कैबिनेट और एलजी के सहमति के बगैर भी निर्णय लिए गए हैं। तो क्या हम समझें इसको? जी आप सभी को प्रणाम कुशवाहा जी। देखिए, मैंने संजय सिंह जी को भी सुना, उसका परविंदर जी ने बताया उसको, वो भी सुना। तो देखिए, अपने तरीके से मतलब है कि मैं शुभकामनाएं इनको देता हूं कि जैसे कि इस तरीके जैसे कि दिल्ली में जैसे सरकार जब से गई तो नए नए प्रवक्ताओं को मौका मिल रहा है, नए नए नेताओं को भरने का मौका मिल रहा है। तो मैं उनकी उज्जवल पारी के लिए उनको शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि ज्यादातर प्रवक्ता, जैसे कि मैं तमाम चैनल्स पे जाता हूँ तो सभी के सभी ज्यादातर चैनल मतलब चैनल्स पे मान के चलें कि पुराने प्रवक्ता हैं, ज्यादातर मतलब वहां पर कहीं ना कहीं आते हुए नजर नहीं आते ऐसे। तो अब देखिए, दूसरी जैसे कि आपने मूल प्रश्न जो किया उस पर आता हूँ मैं, और मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा जितनी जो जानकारी जो मुझे है तो मैं आपको मतलब एक साझा करने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि आंकड़ों की बाजीगरी जो है उसमें बहुत माहिर थे अरविंद केजरीवाल जी। और दूसरी बात, जैसे कि बोला गया कि भाई अगर एक चीज को बार बार, जैसे कि ऑपरेशन लोटस और इस तरह की चीजें हैं, तो मैं देखिए बताना चाहूंगा कि देश में जनता जो है वो मतलब मालिक है हर चीज की, और जनता जब तक चाहेगी, जनता का आशीर्वाद जिसके सर पर रहेगा, वो किसी भी तरीके से चाहे कोई भी ऑपरेशन चल रहा है वो सारे ऑपरेशन फेल हो जाएंगे। तो 2 बार की पूर्णकाल की सरकार और 1 बार की जो अल्पकाल की जो सरकार थी वो जनता के आशीर्वाद चाहिए, तो अभी भी इनको आशीर्वाद जनता का मिला, और वो थोड़े ही मतलब उससे मतलब मान के 2% सिर्फ कम मिले। और एक मजबूत प्रतिपक्ष के नाते अभी भी जिम्मेदारी उनके कंधे पे कम नहीं हुई है कुशवाहा जी। अभी भी जैसे जिस तरीके से कि बीजेपी के मात्र 8 जो विधायक थे, 7 विधायक थे, और उससे पहले उससे कम थे, तो उन्होंने पूरे इनके 60 से ऊपर यानी कि मान के चलें कि मतलब 10% के आसपास जैसे विधायक भी होकर के, और इन्होंने इतनी बड़ी इनकी जैसे कि आपकी जो पूरी फोर्स थी उसके सामने पूरा लोहा लेने का काम करते थे, तो प्रतिपक्ष को मैं वो मानता हूं। तो उसी तरीके से इनको भी पूरे तरीके से प्रतिपक्ष की भूमिका पूरी निभानी थी, और जो जैसे जिस तरीके से जो बातें हैं उनको पूरा संक्षिप्त तरीके से और तरीके से रखने का, और जो उचित प्लेटफॉर्म वहां पर उठाने का काम करना चाहिए। अब जैसे आपने बताया कि जैसे कि सीएम आवास की बातचीत है, तो उसमें बताना चाहूंगा सभी नियमों की पूरे तरीके से, और परमिंदर जी अगर चाहें तो मुझे बीच में मतलब उसमें इंटरप्ट कर सकती हैं, इंटरफेरेंस उसमें करके मुझे बता सकती हैं, इंटरप्ट करने में मुझे कोई समस्या उसमें कुछ नहीं है। और मैं हर चीज मैं बता रहा हूं, क्योंकि देखिए अच्छी एक बेहतर जो डिबेट होती है उसमें सभी चीजें क्लैरिटी से हैं तो बेहतर रहती हैं जी बिल्कुल। तो उसमें देखिए कि जो भी चीजें थी तो पूरी मतलब नियमों की मतलब पूर्ण रूप से अनियमितताएं उसमें पूरी की गई। और आप मतलब आम आदमी पार्टी की जो सरकार थी, तो क्योंकि दिल्ली में एक तरह से पूरी सरकार नहीं है ऐसे, वहां पर एलजी जो है तो उनका मतलब कि लास्ट जो है मतलब से जो रहता है उनका रहता है, और हर फाइल को उनके पास में जाना रहता है। 10 करोड़ तक का खर्चा करने का जो अधिकार है, तो वो एक तरह से आम आदमी पार्टी की जो सरकार थी या अभी जैसे भाजपा की जो सरकार बनी है, इनके पास में वही अधिकार है जो आम आदमी पार्टी की सरकार के पास है। तो दिल्ली सरकार के पास में 10 करोड़ तक का खर्चा करने की पावर अपनी होती है, उसके ऊपर की जैसे होती है तो अप्रूवल जो है वो जाकर के एलजी के पास जाती है। तो इन्होंने क्या किया था कि 7 करोड़ 8 करोड़ 9 करोड़ 90 लाख रुपया या इस तरीके से करके कि मतलब 10 करोड़ से बस मात्र कुछ रुपया जो है उसको कम करके, और इस तरीके से करते थे कि बात मतलब बेहतरीन इनके सीए थे क्या थे कि किस तरीके से मतलब पूरा मतलब एक तरह से बनवा मतलब जैसे एस्टिमेट बनाते थे जो कि सीधा जाके और वहां तक जाके एक जगह जाके रुक जाता था, और उसको अलग अलग पेज में करने का काम किया। तो वो अपने तरीके से एक तरह से अगर गड़बड़ नहीं थी, एक अगर घर बना रहे तो देखिए आपने भी घर बनाया, हमने भी घर बनाया, परवीन जी ने बनाया, संजय सिंह ने भी बनाया होगा। तो ऐसा तो करते नहीं कि एक कमरा बनाया फिर 1 साल बाद बनाया, दूसरा कमरा फिर 3 साल रुक गए, फिर उसके बाद ऐसी तो होती नहीं है। तो पूरे रूप से जैसे कि बजट बनता है कुशवाहा जी, तो पूरे घर का, पूरे प्लॉट का या पूरे फ्लैट का इकट्ठा एक बार बनता है, और किचन का जैसे काम हो गया या वॉशरूम का काम हो गया तो इकट्ठा एक बार चलता है ऐसे, और काम हुआ भी मतलब कि एक तरह से बेरोक टोक के बिल्कुल इकट्ठा एक गो में चलता रहा। तो उसमें जैसे एस्टिमेट से लेकर के शुरुआती जो एस्टिमेशन जैसे कि टेंडर प्रक्रिया और जैसे होती है वो सब चीजों को फॉलो नहीं किया गया, और ना पूरे तरीके से जो जैसे उससे पहले की मतलब जैसे कि मतलब जैसे नोटिस एनआईटी जो होती है तो एनआईटी के भी रूल्स फॉलो नहीं किए गए, और उससे पहले जिस तरीके से जैसे एक चीज पूरी रूपरेखा जैसे होती है वो तैयार नहीं की गई, और उसके बाद में बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिनमें कि पूरे तरीके से उसको 2-3 गुना की बढ़ोतरी होगी। जैसे कि वॉशरूम जो फिटिंग्स थी तो उसमें पहले जैसे कि शुरुआत में बताया गया कुछ और साल बाद में चेंज कुछ और कर, ठीक है किया रास्ते कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसमें प्रक्रिया होनी चाहिए। क्योंकि देखिए मतलब उसमें कोई भी चीज जैसे रहती है तो उसमें जैसे मान के चले से आपको कोई चीज पसंद नहीं है या आपकी फैमिली में किसी को पसंद नहीं है तो आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो चाहे मतलब कि जैसे पब्लिक सर्वेंट है तो उनको भी मतलब ये उसमें एक
तय सीमा तक जो है वो मतलब कि उसमें मतलब उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन उसके लिए एक नियम कायदे कानून है, जैसे चीफ इंजीनियर है उनके पास में फाइल गई, उसके बाद में चीजें आपने पूरा एक एस्टिमेशन लेकर के टेंडर प्रक्रिया फॉलो की और एलजी को भेजे। एलजी कौन सा कहेगा, उसको मना करने वाले थे। तो चीजें देखिए, जो भी चीजें मतलब आम आदमी पार्टी के सीएम थे, तो आम आदमी पार्टी की तरह चल करके और हर चीज को कायदे कानून को फॉलो करने वाले थे, तो लोकपाल बिठाने वाले थे। लेकिन उस चीज से जब अलग गए तो उसी की सजा मिली। और मैं पूरे तरीके से प्रबंधक जी यहाँ पर बैठी हैं, तो मैं पूछना चाहूंगा कि एक भी योजना जो इन्होंने जैसे हेल्थ बोले हैं, चाहे एजुकेशन बोले हैं, चाहे और कोई बोले हैं, तो जो बदलाव को लेकर के आम आदमी पार्टी आई थी उसको लेकर, क्योंकि मैं भी दिल्ली में रहता हूँ और मतलब पूरे तरीके से, और आपके कैबिनेट एक मंत्री थे बड़े मतलब बहुत भारी भरकम कद वाले, लेकिन वो भी मतलब पूरे तरीके से धराशायी हो गए। और ठीक अच्छे व्यक्ति रहे होंगे, कुछ रहेंगे अलग सोचिए, उन्होंने कुछ अच्छे काम पर लेके होंगे, 2 बार जीत के आए थे। लेकिन उसके बाद में जो चीजें थी, तो जनता ने अगर नकारा तो उसका कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा। तो पूरे तरीके देखिए कि एक भी योजना को पूरा नहीं किया। लास्ट में सिर्फ ये बोल के जाते थे हमेशा केजरीवाल जी पिछले पूरे 3 चुनाव में कि मैं पूरी अपनी जो चीजें मैंने वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पाया। अब एक बार आपसे और माफी मांगता हूं, अगली बार एक बार और मौका दें, इस बार नहीं कर पाया तो मुझे वोट मत देना। तो आप एक चीज प्रबंधक से, चाहे आप मतलब डायरेक्टली उनसे पूछ लें, मैं निवेदन करूंगा इनसे, आप बताइए एक भी योजना अगर सिरे लगे तो मुझे बताइएगा सर। ये बोला कि सफाई को लेकर के डीटीसी को घाटे में जी जी परमिंदर जी कुछ कहना चाह रही हैं। दिनेश जी जरा मैं इस बात पे जवाब देना चाहूंगी। दिनेश जी, पार्टी में इलेक्शन, डेमोक्रेसी में इलेक्शन जीतना और हारना लगा रहता है, और ऐसी भी कोई बुरी हार नहीं हुई है आम आदमी पार्टी की। 2% वोटों के अंतर से आम आदमी पार्टी मैंने खुद बोला तीसरे क्रम में आने से रुकी है। ठीक है, ऐसी कोई धराशायी नहीं हुई है पार्टी। और जहां तक आपके सवाल है, मैं प्रत्यक्ष रूप से मैंने दिल्ली में स्कूलों का भ्रमण किया है, देखा है कि स्कूली शिक्षा में, सरकारी स्कूली शिक्षा में कितना बदलाव आया है, कितनी इंप्रूवमेंट है, कौन सा सेक्शन सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड है। अगर आप एक ऐसी ग्रोथ में विश्वास करते हैं जो कि इंक्लूसिव ना हो, कुछ सेक्शंस को लेकर ग्रोथ हो रही है और गरीबों के लिए कुछ ना सोचा जाए, तो मुझे लगता है जो भी जमीनी रूप से दिल्ली में जुड़ा हुआ है और जानते हैं दिल्ली की जो मूल प्रॉब्लम्स है, एक ऐसा सेक्शन, लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन जो कि पानी, शिक्षा, बिजली ऐसे बेसिक मुद्दे जूझ रहा है, उनके लिए केजरीवाल जी ने काम किया है। जी चलिए ठीक है, हम संजय जी के पास आना चाहेंगे। ठीक है, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। संजय जी, ये सारी चीजें तो हैं, अब सरकार आपकी है, आगे का क्या? देवेंद्र जी, देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था चुनाव में कि मैं दिल्ली को देखूंगा, और दिल्ली का सबसे बड़ा इशू था यमुना जी की सफाई को लेकर, जिसमें बार बार केजरीवाल नाटक कर रहे थे, उससे मुझे एक मौका और दे दीजिए। अरे भाई, राजनीति में, सत्ता में मौका जनता बहुत नहीं देती है, ये नाटक नहीं चलता है, बार बार नाटक करने खड़े हो जाओ, हाथ जोड़ने, बड़े भोले भाले बनकर। अच्छा, जनता पहले भाई विश्वास भी करती थी केजरीवाल जी के ऊपर, लेकिन जो इनके ये भ्रष्टाचार जो एक्सपोज हो गए, उसके कारण से जनता समझ गई कि केजरीवाल, असली केजरीवाल और नाटककार केजरीवाल में बड़ा अंतर है। मतलब एक ही है ये दोनों। ये इन्होंने नकाब लगा रखा है नाटक करने का, ईमानदार बनने का, आम आदमी बनने का। ये आम आदमी नहीं है, ये अधिनायकवादी केजरीवाल है, ऑथोरिटेरियन, जिसको हम बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं शब्द। ये वो व्यक्ति है जो एक पर्दे के पीछे छुपा हुआ एक बहुत ही खतरनाक व्यक्तित्व है, जो सिर्फ सेल्फ के बारे में सोचता है, जिसको समाज, पार्टी, किसी से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अपना व्यक्तिगत। और देखिए, हद यह है कि आप भी कह रहे हैं, कैग की रिपोर्ट में भी है कि साहब ना विधानसभा में, ना कैबिनेट में, ना उपराज्यपाल से कोई मंजूरी ली, फिर पॉलिसी वापस ले ली, शराब की पॉलिसी, डर के मारे, जानते थे कि एक्सपोज हो जाएंगे। अब मामला फंसने जा रहा है। अब तो जांच समिति बन गई है, अब तो जांच समिति बन गई है, इसके बाद जी पूरा देखिए, केजरीवाल जी जो भ्रष्टाचार है वो एक्सपोज होगा और कानून के दायरे में लाकर दंडित भी किया जाएगा। जी
अब चूंकि और समय नहीं है, नहीं तो हम जरूर कुछ और लाभान्वित होते दिनेश जी की भी राय से, लेकिन अब समय इजाजत नहीं देता कि इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी विद्वानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कैग की रिपोर्ट आई है और उस कैग की रिपोर्ट में यह साफ हो गया है कि वास्तव में जो गड़बड़ियां हैं वो हुई हैं, और जो हुई हैं गड़बड़ियां उसके जवाब और उस पर जो कानूनी प्रक्रिया है वो तो हावी होगी। लेकिन अब ये देखना होगा कि जो इस समय मुख्य विपक्षी दल है वो पहले सरकार में था, तो अब दिल्ली की राजनीति क्या रुख लेती है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।